आज के हमारे मुख्य अतिथि है आदरणीय राजकुमार जी को आमंत्रित करने के लिए नीलकंठ साबड़े भैया जी को आमंत्रित करते हैं कि आज के मुख्य अतिथि को आमंत्रित करिएगा। जी जी। धन्यवाद। हाँ जी। हाँ, धन्यवाद रंजना बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हर दिन इस योगाभ्यास कार्यक्रम के लिए योग शिक्षक या मुख्य अतिथि के बारे में सोचना और इसका लिंक बनाना, ये सब कार्य आपका निरंतर चलता रहता है, इसलिए आपको भी धन्यवाद। और हमारे आदरणीय आज के योग शिक्षक आदरणीय अरुण जी, इनका भी बहुत बहुत मनपूर्वक अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। और उनका एक पुष्प गुच्छ देकर एक स्वागत भी हम करते हैं। और आज बड़ा दिन अच्छा है कि आज ज्येष्ठ नागरिक दिन भी है। उनके भी अपने जो सदन में ज्येष्ठ नागरिक है, उनके भी प्रति आज इस पुष्प गुच्छ के माध्यम से हम पूरी सदन की तरफ से, योगाहार टीम की तरफ से हम आज उनका भी स्वागत करते हैं और उनको भी धन्यवाद देते हैं। ऐसे भी जुड़े अपने रहे और अपने योगाहार के लिए परिश्रम करने का कष्ट करें, ये हम निवेदन करते हैं। और आगे हम आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय राहुल कुमार वसूली जी, जो मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से है, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि उन्होंने जो अपनी जैविक खेती के बारे में ये कैसी यात्रा शुरू की और उन्होंने अपना मार्गदर्शन इसमें देना है योगाहार में, तो सभी इस योगाहार के माध्यम से, इस योगाहार के सदन से मैं उनको जो जैविक इंडिया 2022 का एक पुरस्कार मिला है, इसके लिए उनका स्वागत करते हैं पूरी सदन की तरफ से, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार की तरफ से और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की जो पीजीएस जैविक सर्टिफिकेशन का काम करती है आरसी के रूप में। ऐसे हमारे आदरणीय पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से पवन कुमार सर जी सीजीएम, और हमारे आदरणीय दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट डीवाईएम की हरिद्वार से हमारे डॉक्टर ऋषि कुमार वर्मा जी, और हमारे जीएम विवेक, आदरणीय विवेक बिनीपुरी सर जी, और पूरी की टीम, पतंजलि ऑर्गेनिक टीम की तरफ से और योगाहार सदन की तरफ से मैं सभी अपने जो जैविक खेती करने वाले हैं सभी किसान की तरफ से, हमारे महाराष्ट्र राज्य की तरफ से, पतंजलि किसान सेवा की तरफ से हम राहुल कुमार वसूली जी को हृदय के गहराई से हम बहुत बहुत अभिनंदन और अगले जीवन के लिए ऐसे ही शुभकामनाएं सभी सदन की तरफ से देते हैं। और अभी मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय राहुल कुमार वसूली जी की, जो इंजीनियर होकर भी उनको अच्छा तरह जॉब मिलने के बाद भी जैविक के तरफ कैसे बढ़े और इस धरती माता को बचाने का और इस समाज के लिए कैसे ये काम कर रहे, ये हम अभी आमंत्रित करते हैं आदरणीय राहुल कुमार वसूली जी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जी 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 दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय बहन रंजना बहन जी भी आपका स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया है। तो आपको तो अभी जो महाराष्ट्र की तरफ से सभी योगाहार सदन से आपको बहुत बहुत बधाई। तो इसी प्रकार आपका मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप 7:15-20 तक जो आपका मार्गदर्शन हो, आपकी जो जैविक की कहानी कैसे चालू की और जैविक इंडिया के तरफ जो अभी बड़ा एक प्रोग्राम होगा आगरा में ताजमहल होटल में, तो ऐसे बारे में सब बताना है आपको। धन्यवाद आदरणीय राहुल कुमार वसूली जी।
आमंत्रित है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साबले जी। आदरणीय सदन सदन में उपस्थित सभी वरिष्ठगण एवं सभी साइंटिस्ट एवं मेरे किसान भाइयों, यहाँ मुझे चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक छोटा सा किसान हूँ, परंतु दिव्य योग ट्रस्ट, पतंजलि, इनने के साथ मिलने से, आप लोगों का साथ मिलने से कुछ कर पा रहा हूँ। और मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें होती है जो एक किसान को अपने कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि साबले जी ने बताया कि जैविक अवार्ड 2022 आगरा में हुआ था 23 तारीख को, उसमें ऑल ओवर इंडिया से फर्स्ट प्राइज मिला है। ये गर्व का विषय है। लेकिन इस अवार्ड तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत किए है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये अभी अधूरी है, इसको अपने को और आगे ले जाना है। और ये सब हम लोगों के प्रयास से, और हम सब लोग जब साथ में मिलके काम करेंगे उससे ही हो पाएगा। सिर्फ अवार्ड मिलना ही काफी नहीं है, हमें किसान को उसके जो उत्पाद है उसका सही मूल्य भी प्राप्त हो सके, मेन कार्य उस पे करना है। क्योंकि मैं खेत पे हूँ, तो आप देख सकते हैं। मैं अगर अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ तो मैं पेशे से इंजीनियर था पहले। मैंने एमबीए किया हूँ, और कोराडी नागपुर में पावर प्रकल्प है, वहाँ पे मैं असिस्टेंट मैनेजर के पद पे कार्यरत था। 2018 में घर में कुछ ऐसी परिस्थिति आई, बेटा नहीं रहा, उसको कैंसर हो गया था। पिताजी भी हमारे पहले कैंसर से गए थे। तो मन परिवर्तित हुआ कि हम लोग जो खा रहे हैं, जो अन्न ले रहे हैं, वो सिर्फ विष प्राशन कर रहे हैं। और आगे चल के, क्योंकि हमने स्वयं अपने पिता और पुत्र को खोया है, तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी अपने स्वजन या अपने लोगों को खोए। तो इस दिशा में हमने स्वयं कदम उठाया कि जैविक खेती अपनाना जरूरी है, कम से कम खुद और अपने से जुड़े हुए लोगों को एक स्वस्थ अनाज, स्वस्थ सब्जियां, स्वस्थ फल पहुंचा सके। ये हमारे जैविक से जुड़ने का बैकग्राउंड था। परंतु जब हमने जैविक शुरू किया, क्योंकि इंजीनियर थे, खेती बाड़ी कुछ आती नहीं थी, तो जो जमीन में पौधा उगता कैसे है, फल कैसे आता है, इसमें हमें कुछ नहीं आता था। हमने सब लोगों से सीखा, साल 2 साल बहुत परिश्रम किया, आखिरी में हम डिप्रेशन में चले गए। ऐसा लगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खेती आसान नहीं है। सबसे कठिन काम अगर दुनिया का है तो वो खेती है, जिसको आज निम्न दर्जे का माना जा रहा है और किसान को तुच्छ भावना से देखा जा रहा है। और सबसे ज्यादा मेहनत किसान करता है और उसको उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पाता है। फिर जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग मिला, हमने जैविक का काम शुरू किया, पीजीएस सर्टिफिकेशन कराया दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट से, साथ में और भी किसान भाइयों को जोड़ा। हमने श्री राम जैविक कृषक समूह के नाम से समूह तैयार किया, और उसमें किसानों को लगातार जोड़ रहे हैं और खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, ताकि वो जैविक खेती करे, और नहीं ज्यादा तो कम से कम 10% अपने खेत में जैविक उगाए, और वो खुद खाए, अपने परिवार को खिलाए, और अगर बच जाता है तो वो हमें बेचे, हम उनका ज्यादा मूल्य देके हम खरीदेंगे। क्योंकि हमने इस प्रकार का मार्केट छिंदवाड़ा जिले में तो आज की डेट में तैयार कर लिया है कि वो हमसे बिक जाता है। लेकिन इस तरीके का मार्केट हमें सिर्फ छिंदवाड़ा में ही नहीं, विभिन्न प्रकार शहरों में स्थापित करने की आवश्यकता है। और सबसे जरूरी होता है, लोगों को जो दिखता है, अच्छे से दिखता है, वो बिकता है। किसान अपने माल का वैल्यू एडिशन करे, प्रोसेसिंग करे, और उसको पैकिंग करे। इसके लिए हम प्रयासरत है कि हम भी एक यूनिट लगाना चाह रहे हैं, जिसमें अच्छे से पैकिंग हो जैविक उत्पाद की। और क्योंकि सर्टिफिकेशन के साथ है, पीजीएस सर्टिफिकेशन है, तो सामने वाले को ट्रस्ट रहता है, तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ माल आगे जाएगा। रही बात खेती की, तो खेती तो ऐसा है कि प्रकृति पे निर्भर करती है काफी कुछ। परंतु जब हम जैविक रूप से कार्य करते हैं, तो प्रकृति भी कई बार साथ देती है। इस साल बारिश काफी अधिक हुई है, काफी किसानों की फसल खराब हुई है। इससे भी किसान सबसे ज्यादा परेशान होता है।
तो जैविक के मामले में जैसे जैसे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अनुभव नहीं हूँ, मैं सब सीखा हूँ। और जो जीरो बजट फार्मिंग है या गौ कृपा अमृतम है, इन सब चीजों से जैविक कीटनाशक बनाना, जैविक कीटनाशक, जैविक फफूंदनाशक, जैविक उर्वरक, ये सब हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, उन चीजों का प्रयोग करना और उससे जो रिजल्ट आते हैं उसको स्वयं देखना, ये बहुत जरूरी होता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति यही हो जाती है कि किसानों की उत्पादन बढ़े, और उत्पादन बढ़े भी और साथ में उसको अच्छा लाभ प्राप्त हो। मार्केट की बहुत जरूरत होती है। मार्केट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको मार्केट के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करना होगा। आज साबले जी, मैं जानना चाहूंगा कि अपने यहाँ पे पीजीएस के अलग से मार्केट उपलब्ध हो रहे हैं या अपने को उसकी जरूरत है भी कराने की? नहीं, अभी कराना भी है। और वैसे दिल्ली की एक संस्था आपने किया है ऑर्गेनिक किचन करके, और मार्केट के रूप में जो अलग अलग अपन मार्केट के लिंक, जैसे हमारे आदरणीय कुलदीप बुनियाल जी है पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से, तो वो आगे अपने को और भी आपको प्रश्न भी पूछेंगे, किसान भी प्रश्न पूछेंगे। तो आप पीजीएस के ग्रुप लीडर भी है, भारतीय किसान संघ में बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। तो आप पूरे इंडिया में जो मार्केटिंग का काम, और आप इतने बड़े एमबीए किए हैं, तो आपको तो मैनेजमेंट जो मार्केटिंग का ये रहता है वो बहुत ज्ञान है। इसी और भी कैसे आगे बढ़ना है अपने को, तो अपन पहले आपकी जो ये खेत में से जो विधि है वो दिखाना है, और आप कैसे जैविक खेती कर जी रहे हैं ये भी दिखाना है। साथ साथ ये मार्केट, जो जैविक मार्केट कैसे बढ़ाना है, हमारे डॉक्टर दुबे सर है नागपुर से, हमारे जी उत्तराखंड के सभी पूरी पतंजलि की टीम हरिद्वार से, पवन कुमार जी सीजीएम है, सब आगे बताएंगे। तो आप जी आगे ओम जी। आपका मार्गदर्शन कंटिन्यू करें। जी जी। ऐसा है कि हम जब जैविक अवार्ड फंक्शन में गए थे, तो चूंकि ये सवाल पूछने से के रिलेटेड ही मेरा आगे का वक्तव्य है, तो वहां पे हमें कई कंपनी के लोग मिले जो जैविक में काम करते हैं, और कई कॉस्मेटिक एंटरप्रेन्योर मिले जो जैविक कॉस्मेटिक्स भी बना रहे हैं। तो किसानों के लिए काफी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़ सकते हैं। जब हमने वहां पे उन लोगों से संपर्क किए, उनसे परिचय हुआ, उनसे जब बातें हुई, तो हमें ये समझ में आया कि उन लोगों को हम लोगों की जरूरत है। उनके पास जैविक उत्पाद नहीं है, वो हमारे साथ एमओयू करने को तैयार है, वो हमारे साथ बायबैक एग्रीमेंट करने को तैयार है। फसल लगाने के पहले से आपका रेट निर्धारित करके आपको क्या रेट में माल खरीदेंगे, यहाँ तक की उनकी तैयारी है। लेकिन हम लोग उनके पास तक पहुंच नहीं पा रहे। सदन के अंत में, सभा के अंत में मैं सारे लोगों के नंबर भी शेयर करूंगा, और हम लोग उनसे किस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं, आप उसकी भी थोड़ी अच्छे से रूपरेखा बनाइएगा। जहां तक बात है, मैं भारतीय किसान संघ से जुड़ा हूं, और भारतीय किसान संघ जिला इकाई छिंदवाड़ा में युवा वाहिनी प्रमुख के रूप में मैं काम कर रहा हूं। हमारे अध्यक्ष मेर सिंह जी है यहाँ पे, वो भी अभी सदन में जुड़े हुए हैं। और चूंकि गौ प्रेम, गौ पालन बहुत जरूरी होता है खेती, जैविक खेती में देसी गाय का पालन और देसी उनका गाय से राहुल बने जी, उनका भी उत्पाद। वक्तव्य है इसमें। राहुल जी, जी भाई मैं साहब। हिमाचल से बोल रहा हूँ। आप बहुत हाँ अच्छा काम कर रहे हैं। और कौन सी फसल में आप जैविक खेती कर रहे हैं, किस तरह की कर रहे हैं, सब्जियों में कर रहे हैं ये, और कौन कौन से उत्पाद आप जो आपने जो जीवामृत बीजामृत है उसका भी विस्तार से करें, कैसे बनाते हैं ये जरा सदन को भी बताएं। जी भाई साहब, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि जो प्रिपरेशन बायोलॉजिकल प्रिपरेशन यूनिट है मेरी, उस तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, और धीरे धीरे वो चीजें भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अ, ठीक है, ओके। जी जी। जैसे जैसे भाई साहब का कहना था कि कौन सी फसलें ले रहे हैं, तो हम लोग मुख्य रूप से 7 से 8 सब्जियां कंटिन्यू रूप से ले रहे हैं। और ये जो सब्जियां हैं
हमारी यहाँ खेत से ही विपणन हो जाता है, और अगर ज्यादा बचती है तो फिर हमें उसको मंडी पहुंचाना पड़ता है, जिसके बिना कोई रास्ता नहीं रहता। और अनाजों में हम ज्वार, बाजरा, रागी और इसके अलावा जो यहाँ की ट्रेडिशनल क्रॉप है, गेहूं और मक्का, वो तो लेते ही है। साथ में हम अनाजों में कोशिश कर रहे हैं कि मिलेट्स पे भी काम करें। कुछ किसान हैं साथ वाले जो कोदो और कुटकी पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोदो कुटकी आदिवासी अंचल में अच्छा हो जाता है। आप जैसे देख पा रहे हैं, ये हमारा शेडनेट हाउस है। हमने एक शेडनेट हाउस तैयार की है जिसमें हम मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं। 3 से 4 प्रकार की फसल एक बार में हो जाए, इसकी कोशिश करते हैं। क्योंकि मल्टी लेयर फार्मिंग का फायदा ऐसा रहेगा कि आप एक ही जगह पे 3 से 4 फसल ले पाते हैं। आप जमीन के नीचे हल्दी और अदरक लगा दीजिए, और जो बीच में मेन क्रॉप है वो एक क्रॉप लीजिए, एक बेल वर्गीय फसल ले लीजिए जो पोल पे या बांस पे चढ़ जाए। और जो मेन होता है खरपतवार की समस्या, खरपतवार के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि जब ये सब फसल लग जाती है तो आप मेथी क्या, पालक का या लाल भाजी, जो भाजी वर्गीय पौधे हैं, उसको आप पूरी जमीन पे छिड़क दीजिए। तो जो खरपतवार का समय आता है निकालने का, तब आप भाजी को उखाड़ लेंगे, भाजी निकलेगी, तो उससे आप एक कमाई कर सकते हैं। और खेती है तो खेत में बैल रहना बहुत आवश्यक है। सिर्फ ट्रैक्टर के बदले इससे खेती नहीं हो सकती। बैल रहेगा तो ही आप खेत को अच्छे से मशागत भी हो पाएगी और खेती में एक अच्छे से उत्पन्न निकाल पाएंगे। आप देख सकते हैं, ये हमारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। हमने 2 बैग वर्मी कंपोस्ट के तैयार करे हैं, जिसमें केचुआ रखे हैं। यहाँ पे हमने नीचे वर्मी वॉश इकट्ठा करते हैं। वर्मी वॉश सिर्फ वर्मी वॉश के स्प्रे से ही माइक्रोन्यूट्रिएंट और पोषक तत्व का उत्सर्जन हो जाता है पौधों में। यहाँ क्योंकि बरसात चल रही है, अभी बहुत ज्यादा हमारा बायोलॉजिकल प्रिपरेशन बनाने का वो नहीं है, अभी शुरुआत करेंगे। इसमें हमारा 10 पर्णी अर्क है, 10 पर्णी अर्क बनाए हैं। 10 पत्तों को लेके बनाया जाता है। इसमें हमने नीमास्त्र बना के रखे हैं। हमारे जो कुछ प्रोडक्ट है जब हमारे बनते हैं तो हम उसको सहेज के रखे हैं, जैसे हम बता सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक तरफ रखे हैं, क्योंकि ये सब बनने के बाद इनकी सब एक्सपायरी होती है। कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन, ऐसे खत्म हो जाता है। उसको समय समय पे बनाना होता है। ये जीवामृत है। जीवामृत सबसे बेसिक चीज है जो सभी को पता है, जिसमें गुड़, गोबर, गोमूत्र, मट्टी का इस्तेमाल होता है। ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र बनाए हुए है। ब्रह्मास्त्र सबसे बढ़िया कीटनाशक है, जैविक कीटनाशक है। ये बीजामृत है। बीजों को लगाने से पहले बीजों का संशोधन करना, बीजों को उपचारित करने के लिए बीजामृत बनाया जाता है, जिसमें चूना यूज होता है फंगिसाइड के तौर पे। हमने ये बनाए हैं। ये पंचगव्य है। पंचगव्य में गाय से प्राप्त हुए 5 चीजों को यूज करके पंचगव्य बनाते हैं। वो हमारा न्यूट्रिशन का काम करता है। ये हमारा नीमास्त्र है। नीम की पत्ती का कूट करके बनाया जाता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेतों में, और फसल को कोशिश कर रहे हैं कि पूर्णतः जैविक रूप से ली जाए। 2 से 3 साल लग जाता है भाई साहब फसल को पूर्णतः जैविक होने में या उसका उत्पादन सही लेने के लिए। यही तक था। जैसा आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
साबली जी आवाज आ रही है? हाँ, सदन को मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे आदरणीय राहुल कुमार वसूली जी का जो जैविक खेती में जो प्रयास रहा, उसमें और भी कुछ आप उनसे, हमारे आदरणीय हिमाचल प्रदेश से डीडी शर्मा जी, आपको कुछ बोलना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सभी सदन से आप अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ राहुल जी, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आपका जो प्रयास है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस प्रयास को पूरे जन जन तक पहुँचाएंगे। जैसा मैंने कहा, आपने कहा कि मल्टी लेयर आप क्रॉपिंग पैटर्न अपना रहे हैं, ये समय की मांग है। और साथ में जो आपने ये संसाधन भंडार बनाया है, इसके लिए भी आपको मैं अप्रिसिएशन देता हूँ। और जो आपने मार्केटिंग की बात की है, ये इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप स्वयं एक इंजीनियर हैं, एमबीए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ के जो क्षेत्र के जो खास करके आदिवासी लोग हैं, आज हमें उनको आगे लाने की ज़रूरत है। उन्हें बहुत ज़रूरत है आप जैसे लोगों को, कि आप उन्हें सलाह दें, उनको लीड करें। और जो मिलेट का जो आपने बात की है, आज समय अब धीरे धीरे बदल रहा है कि अब मिलेट की तरफ जो है, आज शहरी लोग जो है मिलेट मांग रहे हैं, मिलेट के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन उन्हें सही उसका ज्ञान नहीं है, कौन कौन से मिलेट खाए जाएं, किस तरह की। जो आपने कहा कि आपके साथ कुछ त्रासदी हुई है, उसका तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जो कहा कि कैंसर वगैरह था कुछ, उसके लिए हमें बहुत दुख है, सदन को बहुत दुख है। और इसके इस दुख को सहन करते हुए आपने जो नौकरी पेशा छोड़ के आप अपने गांव में आए, तो आप अपना सुखद जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। पर मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे क्षेत्रों में जाएं जहां पर अभी तक ना सरकार कुछ कर पाई है और ना दूसरे कुछ लोग जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मिलेट के साथ साथ दूसरी उनको जो कैश क्रॉप है उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि मिलेट को भी एक कैश क्रॉप बनाया जा सकता है। जैसे कोई भी एक ऐसा मिलेट का उत्पाद लिया जाए, उसको 15-20 लोगों में उसका एक मिलेट, एक तरह की फसल को उगाने को उत्साहित किया जाए, फिर दूसरा एक ग्रुप बनाया जाए, उस ग्रुप में दूसरी तरह का मिलेट बनाया जाए, और उसके जो आप मार्केटिंग लिंकेजेस है उसमें आगे आने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि आपको वहाँ बहुत सारी कंपनियां मिली, आपने उनसे संपर्क किया, कई तरह के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। और लेकिन जो किसान है, किसान को अगर उस तरह से जोड़ेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि जो आपने कहा कि 3 साल में ये जो जैविक का प्रभाव पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही कही आपने, क्योंकि 3 साल के बाद ही कुछ दिखता है कि मिट्टी की उर्वरता आई है, मिट्टी में जो हमने कीटनाशक और फर्टिलाइजर की वजह से उसको हमने प्रदूषित किया था, उसको वापस लाने में बहुत इसकी ज़रूरत है। तो ये आपने जो मल्टी लेयर क्रॉपिंग की बात की, ये समय की मांग है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, खास करके जो मिलेट के क्षेत्र हैं, वहाँ उन क्षेत्रों को उत्साहित करना है, उनकी जो उत्पाद है उसका सही दाम आपको दिलाना है। ये आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप जैसे नौजवान ऊर्जावान लोग इस काम को आगे कर सकते हैं। धन्यवाद। जी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम एक एक तहसील में जा रहे हैं, क्योंकि किसान संघ से जुड़े हैं। तो यहाँ 13 तहसील है, हम 13 तहसील का पूरा भ्रमण करते हैं और किसानों को इसी के लिए प्रेरित करते हैं कि वो जैविक करें। और हम अब इस बात का भी पूर्ण ध्यान रखेंगे कि मिलेट को भी हमें बढ़ावा देना है, तो मिलेट का कैसे उत्पादन ज्यादा हो सकता है और मिलेट को कैसे आगे विपणन करना है, उस पर ध्यान देंगे। यस, पर ये सवाल है ना कि आपको एक गांव चुनना है। तहसील लेवल पे तो हम ऐसा प्रसार कर रहे हैं, लेकिन गांव में जो आपको एक ग्रुप बनाना है या किसी एक पंचायत को बनाना है, 5 गांव का एक ग्रुप बनाना है, जहां पर एक तरह की फसल उगाते हैं। उस फसल को, जैसे मिलेट की बात कर रहा हूँ मैं, कोदो की बात कर रहा हूँ, दूसरी चीजें की बात कर रहा हूँ, उसमें हमें आगे आना पड़ेगा। यही मेरा आपसे आग्रह है कि क्योंकि हम बड़े बड़े सम्मेलनों में जाते हैं, लेकिन जो हमारा टारगेट होता है, हमें एक गांव को अपना
टारगेट बनाना पड़ेगा, एक पंचायत को बनाना पड़ेगा, एक ऐसे क्षेत्र को बनाना पड़ेगा जहाँ हम मार्ग करने की जरूरत है। उसके लिए हमें वहाँ के जो युवा है, बेरोजगार है, उनको उत्साहित करना है और उनमें से एक कोई ऐसा लीडर बनाना है जो आपको फीडबैक देगा और उन्हें सारी ये योजनाएं के बारे में उनको जानकारी देनी है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। यही मेरा आग्रह है। जी सर। आदरणीय राहुल जी। जी भाई साहब। आदरणीय, हाँ, ये मैं भी एक झारखंड से बोल रहा हूँ सर। जी झारखंड से बोल रहा हूँ। तो वो निम्बादी कीटनाशक जो नियंत्रक है मैंने बनाया पहली बार। हाँ। तो इसका भी एक्सपायरी है क्या? देखिए क्या होता है, हर चीज की कोई ना कोई एक्सपायरी जरूर होती है। आप किसी भी चीज को ये किसान एक सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। हमने यूज करके देखे, जो शुरुआती दौर में जो फर्क दिखता है, अगर आप ज्यादा समय के बाद उस चीज को यूज करेंगे तो वो असर कम होता है। लेकिन सर सुने हैं जहर जितना पुराना होता है उतना असरकार होता है। तो ये तो जैसे नीम के पत्ते, आक के पत्ते, आड़ू के पत्ते, लहसुन, हरी मिर्च, गोमूत्र और पानी मिला करके मैंने डाल दिया है। जी अब जी तो खौलाते हैं, लेकिन हम इसको डाल दिया है 24 तारीख को। और जहाँ तक हम एक ट्रेनर फार्मर हैं, जहाँ तक जानकारी जी आपने दी है हमको, आदरणीय पवन कुमार जी के सानिध्य में हम लोग हरिद्वार में भी लिए हैं और हमारे जो जी आदित्य जी हैं, भुवनेश्वर, आदरणीय भुवनेश्वर जी हैं और विवेक बोनीपुरी जी हैं, इन्हीं के सानिध्य में मैंने ट्रेनिंग भी लिया है। पटना में भी लिया है, रांची में भी लिया, हरिद्वार में भी लिया। तो ये जानकारी मिली कि खौलाने के बदले यदि 15 दिन तक इनको यदि डाल के छोड़ देते हैं तो खौलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो बात जानकारी की बात, अधिक जानकारी लेने के लिए मैं कह रहा हूँ, नहीं कि हम बता रहे हैं आपको। तो यही जी। हम डाले हुए हैं 24 तारीख को, 15 दिन पूरा हो जाएगा। कोई भी चीज में एक चीज होती है आगे, भाई साहब। हाँ जी हाँ भाई साहब, वो 10 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन ढका हुआ होना वो कीटनाशक जो बना रहे हैं 10 दिन ढक के रखते हैं तो बराबर रिजल्ट मिलते हैं। वो उबालने से अच्छा ढक के उसको सड़ाना ठीक रहता है। ढक के रखना पड़ेगा, ऐसे खुला ये छोड़ ढक दिया के है। रखना पड़ता है तो जल्दी रिजल्ट आते हैं। 8 दिन में अपने को रिजल्ट मिल जाते हैं। ढक के रखना पड़ेगा। हाँ, अपन ने 1 एकड़ की पत्ता गोभी 3.25 लाख रुपए की बेची थी उनके ही दम पे, और 6 दिन में स्प्रे करना पड़ता कंटिन्यू। इसका लाइफ क्या है आपसे? लाइफ उसका कुछ विशेष ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि ज्यादा लेट होता है तो उसमें इल्लियां वगैरह भी डेवलप होने लगती हैं, डिस्टर्ब होती है उसकी प्रकृति। तो इसलिए उसको अपन 10 दिन का 8 दिन का यूज करें, भले 15-20 दिन तक यूज करें, वो कोई समस्या नहीं। ये इसमें तो ये नियंत्रक है, काम करेगा। जी, और मही और तांबे का लोटा वाला भी जो अपन बनाते हैं फफूंदनाशक, वो भी उसमें मिलाया जाना चाहिए तो और अच्छा प्रभावी होता है वो। कीटनाशक कैसे बनाते हैं? मही में गाय के मट्ठे में अपन एक तांबे का पात्र डाल के उसको भी 8 दिन रखने का है। कीटनाशक कैसे बनाते हैं? तो वो बहुत बेहतर कीटनाशक है। मैंने जो उस बार से प्रेरणा ली थी कि मैं एक भी कीटनाशक दुकान से नहीं लाऊंगा, तो मैंने उसको बाकायदा पत्ता गोभी लगाया था और बहुत अच्छे रिजल्ट आए उसके भाई साहब। लेकिन किसान को अपने खेत पे करके ही सीखना पड़ता है उन चीजों को। ज्ञान तो ले लेंगे पर प्रयोग अपने खेतों में करना पड़ता है। वो दुआ रिपीट कीजिए, क्या बोले? शाम के हफ्ते में, शाम के मैंने। चलिए आगे लीजिए विषय। भाई साहब, जैसे कि बताया कि कीटनाशक हो या कुछ हो। जी 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 बताइए। किसी भी चीज का विघटन होता है। मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी पहुंच रही है भाई साहब, बताइए। जी क्या है कि अभी
हम किसानों के बीच में ये भ्रम बना है कि हम कीटनाशक तैयार कर रहे हैं। जैसे कि भाई साहब बता रहे हैं कि जहर जितना पुराना हो, एक जहर नहीं है, ये अपना कीट नियंत्रक है। तो इसमें कीट किसी नियंत्रक। प्रकार का जहर नहीं होता जिससे कीड़े मरें। मगर क्या है कि ये कीटनाशक है अपन नियंत्रण के लिए बना रहा है, तो इसकी गंध है वो स्वाद में खेतों में अपन डालते हैं तो इसकी गंध है और स्वाद कीटों को पसंद नहीं होता, तो वो कीट खाना बंद कर देते हैं, तो वो भूख की वजह से मरते हैं, ना कि उसकी जहर की वजह से। ये जहर नहीं है। जिस इस चीज की जो डालते हैं ना, तो इसको कीड़ों को पसंद नहीं है, तो वो उस कीड़े उस फसल को खाते नहीं है। तो इसकी जो एक्सपायरी रहती है, जैसे अपने जिसकी गंध आ रही है, अगर गंध उसकी आना बंद हो जाए तो भी एक्सपायर, क्योंकि गंध के जो निकल बहुत बढ़िया। पॉइजन है। ये हमारे कृष्णपाल लोधी जी है, ये हमारे प्रांत के जैविक प्रमुख है और पूरे प्रांत में जैविक का काम करते हैं। तो इस बात से आपको पता चल गया होगा कि कीटनाशक की भी एक लाइफ है या जिसकी। राहुल जी, जितने भी ये कीटनाशक है, या कृष्णा जी कह रहे हैं जो झारखंड से बहरे, जब तक आपकी इसकी स्मेल ज्यादा रहेगी, क्योंकि स्मेल तब रहती है जब आप इसको ढक के रखेंगे। जो भी कीटनाशक बनाते हैं आप इसको ढक के रखें, इतना ना ढके कि वो ब्लास्ट हो जाए उससे। तो ये जब तक जितनी देर तक इसकी गंध रहेगी, स्मेल रहेगी, उसी दौरान जो है इसको छिड़काव भी करना जगह है, रहते हैं, जैसे आप एकदम से कीड़े मकोड़े जो दूर भागे इससे, ये बात है। हाँ वो सर, इनका जो विपरीत हाँ है, रिफ्लेक्स का काम करते हैं जी। ये हम लोग जान रहे हैं, सीख रहे हैं। बात है कि ये नियंत्रक के मामले में ढक के रखना है, और जो जीवामृत बनाया है उसको जीवामृत कल हम उसको जीवामृत में जो ड्रम में डाला हुआ है वो लोग ढक के रखते थे। हम बोले भाई तो बहन ये जो है इसको ढक के क्यों डालना पड़ता है? बोरा जो जालीदार बोरा है, तो हमने वो जालीदार बोरा दे दिए कि भाई इसको ढक दीजिएगा जालीदार से, पूरा ढक दीजिएगा। तो हमको तो लग रहा है उसमें गैस हो जाएगा और वायु नहीं मिल जाएगा तो फिर दुर्गंध करेगा। तो वो बोल रही थी कि दुर्गंध कर रहा है। हम लोग वो तो दीवानी मर रहे हैं, मरने के बाद सड़ रहे हैं, सड़ेंगे तो गंध करेंगे। लेकिन ये जो आप बोरा से ढक दीजिएगा तो हो सकता है सुगंध आएगा। इसलिए मैंने उनको कल एक छोटी सी सावधानी है भाई साहब, इसको खाली हाथों से और खाली आंखों से दूर रखना है। ये भी उसी तरह का नुकसान पहुंचाता है, नहीं तो चमड़ी को अपने सूजन वगैरह आ सकती है हाथों में, आंखों में जाएगा तो आंखों में डिस्टर्ब हो सकता है। तो सावधानी उतनी ही रखना है जो अपन रासायनिक जहरों के साथ में रखते हैं। नहीं, ये निबंध किट के बारे बोले ना, जीवामृत के बारे नहीं ना है सर। जीवामृत में ये सुरक्षा रखनी है। ये निबंध किट में ये जो बोल रहे हैं सावधानी रखना है। जी जी जी, ये जीवामृत नहीं रखना है ना? नहीं उसमें नहीं, इसमें बहुत जरूरी है भाई साहब। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि हाथों में सूजन आ जाती है अगर ज्यादा समय सीधे संपर्क में रखें। मास्क को लगा के रखा जाएगा। अगर उबाल रहे हैं तो उसकी जो भाप है वो चेहरे पे नहीं जाना चाहिए भाई साहब। नहीं उबाल नहीं रहे, हम 15 दिन के लिए छोड़ दिए हम। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे विषय लीजिए। करना चाहते हैं, बेहतरी आएगा, दुरुस्त आएगा। ये आगे और किसी का सवाल है तो पूछिएगा। अरुण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? और वो कीटनाशक कैसे बनाना है, क्या क्या डालना है उसमें? कृष्णपाल लोधी जी इसमें थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे भाई साहब। हम बता देते हैं। देखिए कीटनाशक जो है वो, जी 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 बताइए भाई साहब। ये कीटनाशक करने के लिए जैसे अपन ने पत्ती चूसने वाले, जो रस चूसने वाले कीड़े रहते हैं, हाँ बनाते हैं, तो अपन बोलिए डंठल से इनको अपन जी आवाज आ रही? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही भाई साहब। तो जैसे रस चूसने वाले कीड़े रहते हैं, तो आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आपकी नहीं आ रही, राहुल जी आप ही बता दीजिए। हाँ राहुल जी आप कीड़े बनाने की विधि आप ही बता दीजिए राहुल जी।
जी, जो भी जैसे हम इसमें काफी चीजें होती है, जैसे दशपर्णी अर्क है। दशपर्णी अर्क के लिए हमको एक ड्रम लगेगा। ड्रम में आप गोमूत्र लगेगा 10 लीटर, इसके बाद पानी लगेगा और आपको 10 तरीके के पत्ते लगेंगे। अब ये आपके संपर्क में आसपास के पत्ते होते हैं, जिसमें नीम का पत्ता हो गया, आक का पत्ता हो गया, बेशरम का पत्ता, जामुन का पत्ता, इस प्रकार के 8 से 10 प्रकार के विभिन्न प्रकार के पत्ते लीजिए। इसमें कोशिश करिएगा कि पपीता का पत्ता ना ले, क्योंकि पपीते के पत्ते में आजकल येलो मोज़ेक वायरस आ रहा है, पीलापन पड़ जाता है, तो वो वायरस से हमारा कीटनाशक खराब हो सकता है। तो कोशिश करें कि इस प्रकार के पत्ते ले, आक का पत्ता। और एक जो होता है हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में, इसको सत्यानाशी कहते हैं। वो विभिन्न प्रकार के कलर के फूल होते हैं, उसमें सत्यानाशी का पत्ता ले। और क्योंकि सत्यानाशी का पत्ता में बहुत ज्यादा कीटनाशक या कीट को दूर करने की प्रवृत्ति होती है। इनको चटनी बनाए, बढ़िया से कूट ले, 2-2 किलो पत्ते ले, बहुत ज्यादा पत्ते ना ले, और इसको ड्रम में डाल दे। और इसको 2 तरीके होते हैं, एक या तो ढक दे पूरा और इसको छोड़ दे 40 दिन तक। ये एक तरीका है दशपर्णी अर्क का। दूसरा तरीका है कि इसको रोज घुमाए, क्लॉकवाइज घुमाए और एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। तो और इसको दोनों टाइम घुमाने का प्रयोग करें। तो ये जो दोनों तरीके से दशपर्णी अर्क बनता है, अपने अपने इफेक्ट है, अपने अपने प्रयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं। और ये बहुत अच्छा कीटनाशक बनता है, जो हमारी फसलों को विभिन्न प्रकार के रोगों से भी बचाता है और दूसरे फ्लाई से, दूसरे कीटों से फसलों को दूर रखता है, क्योंकि इसमें बहुत स्मेल रहती है। इसमें आपको गोमूत्र है तो गोमूत्र से उसका भी प्रभाव पड़ता है, और विभिन्न प्रकार की जो पत्तियां है उसका अपना अपना प्रभाव पड़ता है। जी, डायरेक्ट मिलता है अपने पास ये? बोलिएगा। अहमदनगर में मिलेगा ये मिल जाएगा भाई साहब। देखिए, आप मिलने से अच्छा है कि खुद घर पे बनाए। ये बहुत आसान तरीका है इसको। जी, मेरे पास एक ही पेड़ है, घर के सामने लगा है, उसको चाहिए। काय का पेड़? हरड़ का है, हरड़ का। हरड़ का पेड़? हाँ जी जी जी। तो अपने को विभिन्न प्रकार की पत्तियां लाना होगा ना। ठीक है। या तो फिर उसका एक अलग, भाई साहब अगर अपन इस पे काम करें कि ये जो सारे दशपर्णी अर्क है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, इसको भी हम लोग पैकेजिंग करके विपणन करना शुरू करें अपने किसान भाइयों को, ये एक अच्छा बिजनेस फॉर्मेट हो सकता है। ये सदन के सामने मेरा एक प्रस्ताव है। ठीक है, प्रयास करेंगे हम। हमारे पास तो नहीं है, लेकिन बच्चे सर है, उनके पास है, तो प्रयास करेंगे जरूर। जी जी जी। इसमें उस पेड़ की पत्ती ली जा सकती है जिनको बकरियां नहीं खाती, मूल सूत्र है इसका। भेड़ या बकरी जिन पत्तियों को नहीं खाती, वो कीटनाशक के काम आते हैं। बहुत बढ़िया। तो ठीक, ओके जी, धन्यवाद सर। और आगे भी कोई हमारे आज के मुख्य अतिथि को प्रश्न पूछ तो सादर आमंत्रित है। तो चलिए, बहुत सुंदर सर, आज आपने दैनिक योगार क्लास में प्रेजेंटी लगाई, तो आगे हम आपको धन्यवाद और अभिनंदन देते हुए, और आदरणीय हमारे पवन कुमार सर हरिद्वार से सादर आमंत्रित है, वो आए और आज की कक्षा के बारे में, आपके बारे में। जी नमस्कार सभी को। आज के हमारे मुख्य अतिथि राहुल कुमार जी, आपको तो सर्वप्रथम बहुत बहुत अभिनंदन है। आपको जैविक इंडिया अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड आपको आपके समूह को और पूरे किसान के जो आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के, सभी के लिए वह अवार्ड है। आपने उनका प्रतिनिधित्व किया और एक अच्छी आपने अपनी बात वहां पर रखी होगी, अपना नॉमिनेशन जब किया होगा, तो इसके लिए आपको बधाई। और पुनः इस तरह के जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो भी साथी आज मार्गदर्शन कर रहे थे, मैं
नाम देख रहा हूँ, एक मेर सिंह जी हैं और भी हैं आपके समूह में। आपके साथ सभी लोगों को बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आप देवयोग मंदिर ट्रस्ट के साथ जुड़े और उसके माध्यम से भी जो भी कुछ सहयोग मार्गदर्शन मिला होगा वो हमारे लिए भी अच्छी बात है। और बहुत सारी चीजें आज चर्चा भी हुई और हमारे हमारे जो योग शिक्षक हैं उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से योग के 2 in 1 तरीके जो बताए हैं, योग के साथ प्राणायाम करना, उसके साथ जो मार्गदर्शन करना। आज हमारे 517 दिन पूर्ण हो गए हैं, लेकिन फिर भी रोज नई बातें हमें सीखने को मिलती हैं। और ये नई बातें हमें जब सीखते हैं और जब हम स्वयं अपनाते हैं तब जा करके हम इसका रिजल्ट मिलता है। जैसे कि खेती में भी जैसे कीटनाशक बनाने की बात आई और फिर उसका उपयोग करने की भी बात आई। और मेरा भी यही मानना है कि जब तक कि हम खुद प्रैक्टिकल करके नहीं करते हैं, सीखते नहीं हैं, और कई बार उसमें फेलियर भी होते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ये खेती भी इतनी साइंटिफिक है, इतना साइंस इसमें है और इतना इसमें प्लानिंग करनी पड़ती है। यानी कि हर एक चीज, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो साइंस है, ये सब चीजों का उसमें समावेश है। तो ये जैविक खेती तो केमिकल खेती से ज्यादा वैज्ञानिक आधारित है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों ने कई सालों की, वर्षों की, सेंचुरीज की तपस्या के बाद और ट्रायल करने के बाद ये सब चीजें निकाली है, जिसको कि हम जैविक कृषि के नाम से आज कह रहे हैं। लेकिन ये वाकई में हमारी तो सनातन धर्म की परंपरा का हिस्सा है। और इसी की वजह से, खेती की वजह से, जैविक खेती की वजह से ही, और इसमें जो कार्य किया गया भारत के इस उपमहाद्वीप में, हमारे भारतवर्ष जिसको हम कहते हैं, और उसके साथ लगे हुए क्षेत्रों में, इसलिए इसको भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये जो समृद्धि थी, ये केवल किसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नहीं थी। ये सब भारत की जो संस्कृति है, कृषि संस्कृति, और उसके साथ जुड़ी हुई और भी बहुत सारी जो चीजें हैं जिसको कि हम अभी चर्चा भी नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे मेटलर्जी के ऊपर, हमारे जो धातु बनते हैं उसमें, उस पर भी बहुत ज्यादा इस तरह के कई सारे कार्य पूर्व के भारत में। हमारे नक्काशी देख लीजिए मंदिरों की, एलोरा के आप पत्थरों की कटिंग को देख लीजिए। आज भी कोई भी देश, कोई भी जगह, कोई भी व्यक्ति उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। इतनी शानदार हमारी पुरातन संस्कृति रही है। और ये विरासत को अब हमने आगे ले जाते हुए इसमें और ज्यादा तरह से इसमें प्रगति करनी है, इस देश को आगे बढ़ाना है। तो कृषि उसका एक आधार है। कृषि के आधार में आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, उसमें हम सब लोगों को साथ मिल करके इस तरह से कार्य करना है कि हम आपस में भी एक दूसरे से जुड़े, और जो एक दूसरे की मांग है और एक दूसरे की जो हम विक्रय कर सकते हैं, उस पर भी हम कार्य करने का प्रयास करें। इस मंच के माध्यम से देश के विभिन्न कोने के हमारे साथी जब जुड़ते हैं, उनके विचारों का आदान प्रदान होता है। तो उस आदान प्रदान के साथ हम विचारों के आदान प्रदान के साथ साथ हम सामग्री के भी आदान प्रदान की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेंगे। तो निश्चित रूप से इसको एक व्यापार का रूप भी दिया जा सकता है। जो भी आवश्यकता है उसके आधार पर भी आदान प्रदान किया जा सकता है। जैसे कल हमारे बिहार का और मध्य प्रदेश के बीच में कुछ विषयों पर आदान प्रदान की बात हुई थी। इसी प्रकार से हमें आपस में बातचीत करते हुए निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज जो आपने बताई थी आज, वो थी कि इसकी मार्केटिंग, उसकी व्यवस्था है। तो आपके संपर्क में जो आगरा में मीट हुई थी, जो भी लोग आए हैं उनके विषय के बारे में भी अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी को मार्केटिंग की आवश्यकता है। और मार्केटिंग में भी आसान काम नहीं है, उसमें भी कई सारे उसके विषय हैं और कई सारी उसकी चीजें हैं। क्वालिटी से लेके, क्वांटिटी से लेके, उपलब्धता के ऊपर कितनी दूरी है, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इसके ऊपर अगर हम बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे इसको करेंगे। लेकिन हमारे साथी कुलदीप जी हैं, वो इस सदन में ही हैं। उन्होंने 2-3 पठन पाठन सामग्री किसानों के लिए और उपभोक्ता के लिए तैयार की है। अगर कभी हमें मौका मिलेगा तो उनसे भी आप संपर्क करते हुए इन सब चीजों के ऊपर, वो भी विस्तार पूर्वक जो सामग्री है हमारी, कि हमें क्या क्या कदम उठाने हैं, इन सब चीजों के बारे में भी उन्होंने लिखा है। साथ ही हमारे साथियों ने डॉक्यूमेंटेशन, जो अच्छे हमारे किसान हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन किया है, उनकी केस स्टडी बनाई है और लिखित रूप में दस्तावेजीकरण किया है विस्तृत रूप से।
कम से कम 20-25 किसानों का तो हमारे सदन में जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं उनका दस्तावेजीकरण किया गया है। तो उसकी भी जो जानकारी है, क्योंकि इस सदन में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है और कई बार हमें लगता है कि हम इसको समेट नहीं पाते हैं, हम इसको संग्रहित नहीं कर पाते हैं। हालांकि अब हम वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है हर एक सेशन का, लेकिन फिर भी उसको एक किताब के रूप में उसको संकलित करने का हमने प्रयास करना शुरू कर दिया है। साथ ही जो आज कीटनाशकों के ऊपर बातचीत हुई है, बहुत सारे हमारे किसानों ने अपने अनुभव के आधार पर कई तरह से कीटनाशक, कई कई दर्जनों प्रकार के कीटनाशक बना रखे हैं। तो यह हमारे किसानों की जो इनोवेटिवनेस है, इसमें हमारी उनकी जो अपने क्षेत्र के अनुसार, अपनी जलवायु के अनुसार, अपने वहाँ स्थान पर जो चीजें उपलब्ध है उसके अनुसार उन्होंने इनोवेट करके ये सब चीजें को तैयार किया है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक जलवायु क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में जो वहाँ की स्थिति है, वहाँ के अनुसार खेती की जाती है, खेती करनी चाहिए और उसी के अनुरूप जो चीज सुलभ है उसके अनुसार वहाँ पर कार्य किए जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही अन्य जो आज बहुत महत्वपूर्ण चीज एक और जो हमें इस सदन में मिली कि हमें सावधानियां क्या बरतनी है, विशेष रूप से कीटनाशक के बनाने में और उसके प्रयोग करने पर। तो यह भी बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से केमिकल खेती में हमें बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है, कई बार किसान नहीं बरतते हैं, जो भी उसके कारण है। इसी प्रकार से जैविक खेती में भी विशेष रूप से जो कीटनाशक है, जिसको पॉइजन हम कहते हैं, वो पॉइजन हमारे लिए भी कारगर हो सकते हैं अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो गई, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, अगर वो भाप से हमारे मुंह में लग गया, तो उसके लिए भी हमें जो सावधानियां बरतनी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण आज का सेशन रहा। तो ये आज की कुछ प्रमुख बातें हैं और मैं सभी को इस सदन में हमारे जैविक इंडिया अवार्ड्स में राहुल जी आपके साथ जो शायद गिरीश गौतम दूसरे नंबर पर रहते हैं, वो भी इस मंच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सबके प्रयासों की वजह से और भी वहां पर जो हमारा रहा, इसमें पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी द्वितीय प्राइज जी वहां पर मिला था। right. तो हम सब लोग एक ही साथ में, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबके, आप सब लोगों के प्रयास, जो हमारे किसानों ने जो प्रयास किए, उन्होंने, उनकी वजह से भी ये प्राइज पतंजलि को मिला, क्योंकि हम दिल के साथ उनके साथ जुड़े और उन्होंने परिश्रम किया और हमने उनको सहयोग किया इस भावना के साथ। यह भी जो अवार्ड हमें भी मिला है, यह भी हमारे अपने सारे किसानों के लिए ही समर्पित है। तो इस भावना को करते हुए और पुनः आप सबको बधाई देते हुए, इस आशा के साथ कि आने वाले समय पर जो अवार्ड मिलेंगे उसमें हमारे किसान आगे बढ़ करके आएंगे और हमारे बहुत सारे किसान हैं जिनको जो अवार्ड मिल सकते हैं और आने वाले समय पर जहां पर भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे उसमें हमारे किसान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, सब लोगों का अवार्ड मिले, सब लोगों का नाम ज्यादा हो। और जो आप काम खेती में कर रहे हैं, अपने जिले में जो करते हैं, मेरा अपने अनुभव के आधार पर यह मानना है कि ये जो कार्य है अपने संगठन के माध्यम से, अपने ग्रुप के माध्यम से, उसमें सरकार को जरूर सम्मिलित करिए, उसमें कृषि विभाग को भी सम्मिलित करिए, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके वहां है उनको भी जरूर सम्मिलित करिए, क्योंकि उनके उसमें से भी उनके जो प्रयास हैं उससे उनको भी मदद मिलेगी, आपको भी मदद मिलेगी। तो ऐसे करते हुए कि सब जगह पर लोग, अच्छे लोग मिलेंगे, इच्छुक लोग मिलेंगे, तो उनसे भी जरा बातचीत करते हुए, कृषि विभाग है, हॉर्टिकल्चर विभाग है, अन्य जो मनरेगा की योजनाएं हैं और ग्राम विकास विभाग है, ये मूल विभाग है जो कि मुख्यतः खेती के ऊपर और किसानों के साथ ध्यान और रखिए। स्वयं सहायता समूह के रूप में, एफपीओ के रूप में काम करते हैं। तो इनको भी साथ लेकर के चलेंगे तो आपके काम को और ज्यादा तेजी मिलेगी, बल मिलेगा। लेकिन इसको आप इसमें भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सबको और तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। यही कुछ बातें हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी। आप कुछ बोल रहे जी राहुल जी, आप कुछ बोल रहे थे। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद। नहीं भाई साहब। जी धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर। आपने, आपका तो रोज ही उद्बोधन बहुत सुंदर रहता है, मार्गदर्शन, और उसी दिशा पर हम सब चलते हैं। और आज आगे हम आदरणीय राहुल भैया जी, आपके साथ कौन जुड़े हैं भाई?
हमारे साथ हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष है श्री मेर सिंह जी चौधरी, छिंदवाड़ा में भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष है भाई साहब। जी भैया जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं, वो आए और वो भी दैनिक योगा क्लास में थोड़ा सा उद्बोधन देने का कष्ट करे। जी सभी को सादर जय बलराम। आज का विषय, मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी जी आवाज आ रही है। आज का विषय बड़ा गुणवत्तापूर्ण जो सत्र रहा है, राहुल जी को शुभकामनाएं दी गई है। वो वास्तव में राहुल जी को शुभकामनाएं नहीं है, वो जो भी किसान जैविक की खेती का एक छोटा सा दीपक जला रहा है देश के भीतर, उन सभी के लिए है। जो जैविक इंडिया अवार्ड है उसमें सभी किसान भाइयों की हिस्सेदारी है। रहा हमारे जैविक के काम का सवाल, तो काम कम होगा तो हम बढ़ा लेंगे। प्रयास सभी के अमृत तुल्य लगे हुए हैं, तो सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। सदन से निरंतर जुड़ें और जो विचार हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं उनको हम आगे धरातल पे कैसा आगे बढ़ाएं, इस विषय पर एक टीम भावना के साथ, एक थीम के साथ हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो कहा जाता नहीं, वो है ही। और जो हमारे विचार हैं प्राकृतिक कीट नियंत्रकों के कि हम रसायन मुक्त खेती विश्व को दे पाएंगे, तो हमारे लिए वो दिन दूर नहीं है जब हमारे विश्व स्तर के उत्पाद वापस हमारे पास नहीं आएंगे, चाहे जैसे अल्फांसो आम हो या मिर्च हो कि इसमें कीटनाशक पाया जा रहा है। मानव स्वास्थ्य हमारी दृष्टि में सर्वोत्कृष्ट है। मानव स्वास्थ्य के लिए हम लाभ छोड़ सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन मानव स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते, ऐसी मेरी सबसे अपेक्षा है। तकनीकी ज्ञान जो सदन में दिया गया है, जैसा मैंने विषय रखा था कि सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो मेरा खुद का अनुभव रहा है इस क्षेत्र में। इसमें निश्चित रूप से जब हम अगर सीधा उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वही हमको रिएक्शंस आते हैं, और 6 से 8 दिन के अंदर में हमको कीट नियंत्रकों को पुनः खेतों में डालना होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि जैविक खेती से उत्पादन गिरता है, कहीं कोई उत्पादन नहीं गिरता, किंतु जैविक और प्राकृतिक खेती जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। मैं अभी पिछले बार भी खेतों में गोबर की खाद डलवाया, अपने जो फसलें हैं उनके अवशेष उसमें मिलाते रहें। आप देखते हैं कि जब हम जहाँ भोज्य होता है, जहाँ भोजन होता है, वहाँ भोजक पहुंच ही जाता है। तो जो हमारे बैक्टीरिया लुप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे हम उनको भोजन दे के वापस लाएं। अभी कई कंपनियां उसी का व्यापार कर रही हैं कि वो बैक्टीरिया का भोजन डाल रही हैं जमीनों में। तो जितना कम से कम लागत हमारी रहेगी उतना ही हमारा मुनाफा अच्छा होगा। और इन सब के पहले ये है कि हमारे पास पशुधन अवश्य होना चाहिए। पशुधन कोई भी रूप में हो सकता है, सबसे अच्छा देसी गौ माता है। अगर कई क्षेत्रों में गौ माता कम है तो अपने अन्य पशुधन है, भेड़ है, बकरियां हैं, जो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा आप सबसे सदन से यही आग्रह है कि रसायन मुक्त खेती हो और इसको धीरे धीरे एक एक कदम पीछे करते हुए हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। मेरी वाणी को सभी को धन्यवाद देते हुए मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपने बताया है कि मानव स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखना है और उसके साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। ये हमारे लिए और सबके लिए आपने बहुत सुंदर सीख दी। और इसी के साथ हम आगे आदरणीय कुलदीप उनियाल जी सर आमंत्रित है। जी कुलदीप उनियाल जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 धन्यवाद। सभी को महाराज जी, आज की कक्षा थी काफी महत्वपूर्ण थी और इसमें हमने बहुत सारे बिंदुओं पे जो आज चर्चा की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे के लिए हमारी जो आगे की जो हमारी राहें हैं उनको बताने के लिए जो है ये बड़ी मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे। तो सबसे पहले तो मैं राहुल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपको एक राष्ट्रीय अवार्ड जैविक खेती के लिए मिला है। आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं और आप
उन लोगों में से हैं कि जो विपरीत परिस्थितियों में भी जो है एक साहसिक कदम उठाते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि परिस्थितियां जब अनुकूल नहीं होती हैं उस समय आप एक कदम उठाते हैं सत्य की ओर। मैं जैविक खेती को सत्य मानता हूँ कि वो जैविक खेती एक सत्य है, और सत्य की तरफ बढ़ने के लिए हमें जो है, जो आपने जो कदम उठाए हैं, ये आप उन चुनिंदा लोगों में से होंगे जो इस तरह के कदम जो है विपरीत परिस्थितियों में उठाते हैं। आगे जाके तो बहुत सारे लोग साथ होंगे, बहुत सारे लोग साथ होंगे, लेकिन इस समय जब बहुत कम लोग ही जो है इन कदमों को जो है अपने आगे बढ़ा रहे हैं जैविक खेती की तरफ, जैसी भावनाएं या जैसा माहौल इस समय है, जैसा कहा जाता है कि जैविक खेती से जो है उत्पादन कम होता है, तो ये जिस तरह का जो समाज में जो है, जो हमारे कृषि समाज में, जो कृषकों के समाज में जो जिस तरह की धारणाएं जो फैलाई गई हैं कि जैविक खेती से जो है कम जो है उत्पादन होता है, ये भी असत्य है। सत्य ये नहीं है। सत्य जो है ये है कि प्राकृतिक रूप से जो हम उगा पाते हैं, प्राकृतिक रूप से जब प्राकृतिक तकनीकी के माध्यम से या प्राकृतिक विधियों के माध्यम से जो हम करते हैं, वो वही सत्य है। और वही जो है जबरदस्ती अगर हम किसी के साथ करके अगर ज्यादा ले भी लेते हैं तो वो असत्य है। सत्य यही है कि जो है आप जो प्राकृतिक तंत्र को मजबूत करके जो है जितना उत्पादन ले रहे हैं, अधिकतम उत्पादन ले रहे हैं, तो ये ही सत्य है। तो ये बहुत बड़ा एक वो है। जहाँ तक जो है आपने जो कहा है कि मार्केटिंग जो है बहुत बड़ा एक हमारे लिए, किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती का काम है कि मार्केटिंग जो है, किसानों की जो विपणन व्यवस्था है, जब किसान उत्पादन कर देता है, किसान खेत में उत्पादित कर देता है और उसके बाद उसके सामने जो है विपणन की व्यवस्था जो है एक चुनौती की तरह खड़ा हो जाता है कि अब अपने माल को कैसे वो उचित दरों में, जो उसकी लागत है, उससे उसकी लागत और उसको इतना मिल जाए कि वो अपना जो है भरण पोषण कर सके। तो ये बड़ा एक चुनौती का विषय है और इसमें बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो किसानों के हालात जो हैं लगभग लगभग जो है बहुत मतलब सभी तरह के मैंने केस स्टडी जब देखी हैं दुनिया भर की, कि जो अच्छे किसान जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी मैंने केस स्टडी ढूंढने की कोशिश की, उनको जो अच्छे प्रयासों को ढूंढने का जो देखा, तो उसमें लगता है कि उसे मुझे लगा कि किसानों की समस्याएं तो पूरी दुनिया भर में एक जैसी हैं। कहीं पर सरकारों ने जो है किसानों के लिए जो है सकारात्मक जो है कदम उठाए हैं, जिससे किसानों को जो है अपनी खेती को करने में आसानी हुई है। लेकिन कहीं पर जो है कम प्रयास हुए हैं, कहीं पे ज्यादा प्रयास हुए हैं। तो यही थोड़ा फर्क रहा है, लेकिन किसानों की समस्याएं लगभग लगभग जो है एक जैसी हैं। किसानों ने जो प्रयास किए हैं, जो वो उससे ये पता लगता है कि हमें किस तरह की मार्केट की व्यवस्था अपनाने की जरूरत है। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं किसानों के, ऐसे जो है प्रयास हैं किसानों के, व्यक्तिगत प्रयास हैं जिन्होंने जो है सफलता अर्जित की है। उन्होंने किस तरह की रणनीतिक जो है जो है व्यवस्था अपनाई है, रणनीतिक व्यवस्था अपनाई है, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसी रणनीतिक व्यवस्था है, किन परिस्थितियों में वो किन परिस्थितियों में है और उन्होंने उस समय किन रणनीतिक व्यवस्था को अपनाया है, वो सबसे महत्वपूर्ण था और वहीं पे उन्होंने सफलता अर्जित की है। हर जगह की अलग अलग परिस्थितियां हैं। कहीं पर जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं अच्छी हैं, बाजार नजदीक है, कहीं पे आपके जो है ढांचागत सुविधाएं ज्यादा हैं। जैसे आप हमने कहा कि हमारे पास पैकेजिंग सेंटर है, फूड स्टोरेज है और वेयर हाउसेज जो हमारे पास हैं, तो वो मतलब उनकी सुविधाएं कहीं पर नहीं है। तो ये परिस्थितियों के हिसाब से हमने जो है जो अपने लिए रणनीति बनाई है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ज्यादातर जो मेरा जो मानना है, जहां तक मैं ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है और इसी मानने के हिसाब से मैंने बहुत लोगों को सलाह भी दी है और कई लोग इसमें आगे भी बढ़े हैं। इसमें जो है सबसे जो महत्वपूर्ण है कि हमें ये आंकना बहुत जरूरी है कि हमें बाजार में किस चीज की जरूरत आज है, बाजार में किस चीज की मांग है, किस वस्तु की कौन से उत्पाद की मांग ज्यादा है और किस समय पे है। मांग है लेकिन किस समय पे है और क्या हम उसको मीट आउट कर सकते हैं, क्या हम उसको दे सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है बिंदु है, जो स्ट्रेटेजी है कि हमने अपनी मांग के अनुरूप जो है अपने उत्पादन को आगे बढ़ाना है।
तो बहुत सारे संगठनों ने ऐसा किया है कि उन्होंने बाजार की मांग को, जो अपने नजदीकी बाजार थे, उन नजदीकी बाजार में जो है मांग की समझ बनाई, मांग का अध्ययन किया, और मांग के अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो है अपनी रणनीति बनाई उत्पादन की। उन्होंने, क्योंकि हम ज्यादातर कहाँ पे मार खा जाते हैं, बहुत समय पे मैं देखता हूँ कि आज बहुत सारे किसानों को बहुत नुकसान होता है। वो उत्पादन इतना कर जाते हैं कि ये देखने में आता है कि बाद में उनके उत्पाद का इतना कीमत भी नहीं मिल पाता है कि जितना उनकी उसमें लागत लगती है। लागत तो छोड़िए, बाजार में पहुंचाने के बाद, जो बाजार के पहुंचाने के बाद भी कई जगह माइनस में चले जाते हैं। जो उनको मिलता है वो माइनस में मिलता है, तो वो कई बार दुखद होता है कि उससे जो है किसानों को कितना उनका हतोत्साहित होते हैं वो लोग की जो है इस तरह के जो परिस्थितियां जब पैदा हो जाती हैं, तो उस समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि मांग क्या है, उसका अध्ययन अगर हमने पूरा कर लिया है, और उस मांग को कौन कौन पूरा कर रहे हैं आज की डेट में। जैसे अभी हमसे चूक हुई थी कि जब हमारा उत्पाद मार्केट में आया तो उसी समय दूसरे क्षेत्र का माल भी ये मार्केट में आ गया। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनका माल आएगा, लेकिन वो आ गया और हम पिट गए। हमारा रेट जो है काफी डाउन चला गया, किसानों को बहुत नुकसान हुआ। तो ये कई सारी चीजें होती हैं जो जिसका आकलन करना होता है किसानों को, मार्केटिंग के दृष्टिकोण से, मार्केटिंग के दृष्टिकोण से उसको ये आकलन करना होता है, ताकि भविष्य में उसका नुकसान न हो। तो ये इस तरह की रणनीति अगर हम अपनाएंगे और साथ में जो है हम उतना ही उत्पादन करें जितना कि आज बाजार में उसकी मांग है, ये हमें आकलन करना होता है। ये आकलन हम तभी कर पाएंगे जब हम संगठित होंगे। संगठन के बल जो है, संगठन का इतना बड़ा बल होता है, और संगठन सिर्फ खेती के लिए संगठन, बहुत सारे जो किसान जो है वो संगठन बनाते हैं, लेकिन वो उसमें किसानों के मुद्दे कम चर्चा होते हैं, वो भारी मुद्दे ज्यादा चर्चा होते हैं। तो मतलब किसान खेती जो है, खेती के विषय में अगर हम गहराई से, ऐसे संगठन अगर हमारे, ऐसे सशक्त संगठन अगर हमारे बन जाते हैं जो हमारी जरूरत के हिसाब से, हम जिनको हमने खड़ा किया है, जो हमारी आवश्यकता के हिसाब से खड़े हुए हैं, और उन पे हम गहनता से चर्चा करते हैं, उसकी लीडरशिप अगर इतनी मजबूत है कि वो उसको आगे ले जाने में समर्थ है, उन किसानों के मुद्दों को जो है समझने में समर्थ है, और उसके हिसाब से अपने कार्य प्रणाली को वो अगर तय करती है, तो वो इन सब चीजों को टैकल कर लेती है कि भाई जो है अब हमें बाजार में मांग क्या है। क्योंकि जब संगठित आप होते हैं तो संगठन का बल बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें आप जो है, आप फिर एक किसान नहीं रह जाते हैं। अगर मैं एक किसान 1 क्विंटल उगाता है, अगर आप 500 किसान है तो 500 क्विंटल हो जाता है। तो आपके पास 500 क्विंटल का जो है निगोशिएशन करने के लिए 500 क्विंटल है आपके पास, तो 500 क्विंटल निगोशिएट करने के लिए जो है आपको बाजार में आसानी होती है, और आप बाजार को आकर्षित कर सकते हैं। जब आप एक होते हैं, जब आप संगठित होते हैं, तो उसमें क्या है कि आप जो है उसकी क्वालिटी भी में समानता आती है। और बाजार में ज्यादातर अगर आप देखेंगे क्या होता है कि क्वालिटी जब लोग देखते हैं, क्वालिटी में आजकल जो है, जो जिस तरह से देखा जाता है क्वालिटी में, तो उसका प्रेजेंटेशन जो है किस तरीके का है, उसकी गुणवत्ता, उसका रखरखाव, फसल का रखरखाव आपने कैसे किया है, उसको भी उस एंगल से भी देखा जाता है। पर लेकिन जब हम संगठित होते हैं तो हम उन तरीकों को संगठित होकर करते हैं, उन चीजों को हम अपने किसान को जो है उस तरह का कम्युनिकेशन, मतलब संवाद कर लेते हैं उनके साथ कि आपको इस तरह से उगाना है, इस तरह से इसको तैयार करना है, इस वैरायटी को उगाना है। तो इन सब चीजों पे हमें ध्यान रखने की जो है जरूरत होती है, और इसमें संगठन बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। संगठन ही आपकी ताकत है, वही आपका प्रेशर ग्रुप है, जो आपकी बात को जो है आगे जाके जो है बताता है कि हम लोग मजबूत हैं, आपको हमारी सुननी होगी, बाजार को सुननी होगी। बाजार हमेशा जो है कमजोरी को आंकता है कि कमजोरी कड़ी कहाँ पे है किसान की, उस कमजोर कड़ी को पकड़ता है और फिर वो एक्सप्लॉइट करता है, शोषण करता है किसान का। अगर आप अकेले मार्केट में जाएंगे तो आप, हो सकता है कि आप जो है आपका शोषण हो जाए। तो ये चीजें जो है, इन चीजों पे हमें संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है, संगठित होना बहुत जरूरी है। और संगठन की जो अवधारणा, जो मूल अवधारणा है किसानों के संगठन की, उसमें यही है कि हम प्रोडक्शन को और क्वालिटी को बढ़ाएं, और अपने जो माल है, जो हम कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो वो अपने चीज को हमें दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा।
अगर हम ये कहते हैं, अगर हम ये प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारे पास शुद्ध माल है, ये बिना केमिकल्स का है, इसके ये फायदे हैं, तो इसका भी आज प्रसार करने की आवश्यकता है आज की डेट में। कि हमारे अपने उपभोक्ताओं को भी हमें जो है इस तरह का जो है ज्ञान जानकारी देने की जरूरत है। बहुत सारे लोग तो खैर आज इस तरफ बढ़ रहे हैं कि उनको पता लग रहा है कि जैविक उत्पाद ही हमारे लिए फायदेमंद है, चाहे उसमें हमें 2 रुपए ज्यादा देना पड़े, लेकिन हम जो है उसको हमें खरीदना चाहिए। पर इनकी संख्या अभी बहुत कम है, लेकिन इसको बढ़ाने की जरूरत है, इस संख्या को बढ़ाने की जरूरत है। और इस तरह के हमें जो उपभोक्ता फोरम्स हैं उनमें जाके इन बातों को जो है बताने की जरूरत है, इनका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, अपने उत्पाद को जो है बताने की जरूरत है। हमें अपनी चीज के बारे में हम बता नहीं पाते हैं कि हमारा उत्पाद किस क्वालिटी का है, किस गुणवत्ता का है। हो सकता है कि ये दिखने में अच्छा ना हो, लेकिन इसका जो है इसकी क्वालिटी जो है आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है, तो वो हमें बताने की जरूरत है, प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। और ये संगठन ये इन कामों को जो है अंजाम दे सकता है, इन कामों को जो है जनमानस के बीच में फैला सकता है और अपने लिए मार्केट की सुदृढ़ व्यवस्था खड़ी कर सकता है। बहुत सारे इंडिविजुअल किसान भी हैं, जो व्यक्तिगत किसान हैं, जो बहुत वो अपने स्तर पे जो हैं बहुत अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं। उनके प्रयासों से भी हमें सीख लेने की आज आवश्यकता है। मार्केटिंग हमारे पास ही नॉलेज बैंक है, इस तरह का नॉलेज बैंक है जो जिन्होंने अपने उत्पादों का अच्छी मार्केटिंग की है, अच्छी मार्केटिंग करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का भी हम जो है अनुभवों का भी फायदा उठा सकते हैं। और अंततः जो है एफपीओ तो जो है बनाना आज ये सरकार ने भी ये समझ लिया है कि किसानों के अगर हालात को सुदृढ़ करना है तो हमें एफपीओ की तरफ बढ़ना पड़ेगा, किसानों को संगठित करना पड़ेगा ताकि उनका वॉल्यूम, उनका बिजनेस जो है बढ़ सके, उनके अंदर बिजनेस सेंस जो है डेवलप हो सके। वो उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस सेंस जो है जब डेवलप न होने के कारण वो मार्केट में जो है मार खा जाते हैं। तो इसको जो है उनको उनके अंदर जो है उद्यमिता और मार्केटिंग का दृष्टिकोण पैदा करने की जरूरत है। तो एफपीओ बनाना बहुत आज की डेट में जो है, अगर आप जहाँ पे भी जाएंगे तो एफपीओ की बात लोग जरूर करेंगे। तो लेकिन सच में ये है कि जो असली जो एफपीओ है उसके गुण क्या है, उसके अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए, इनको समझने की जरूरत है। सिर्फ हमें जो है धारा में बह के जो है सिर्फ एफपीओ की तरफ ही नहीं बढ़ना है, बल्कि जो है उस एफपीओ की मूल अवधारणा को समझने की जरूरत है और उसको अपनाने की जरूरत है। अगर हम उसको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से मार्केट जो है हमारे नियंत्रण में होगा और हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम जो है उसको संचालित भी कर सकते हैं। आज मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं और मैं राहुल जी को फिर से पुनः बधाई देता हूं कि आप जैसे लोग इस देश में फलें फूलें और तेजी से आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप उनियाल सर, आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। हमें संगठित होना है और एकत्रित होकर ही हमें ये कार्य आगे बढ़ाना है। और ये सच है कि हम देख रहे कि किसान कितना दिन भर कमाते हैं खेत में और पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी उम्मीद रहती है कि जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है उस पर ही वो उनका आत्मनिर्भर करना है, उनको आगे बढ़ना है और उनको पूरा घर परिवार को देखना है। ये पूरी जिम्मेदारी उनकी उस उत्पाद पर रहती है। तो अगर उनके जी जी शरद भैया जी, सादर आमंत्रित है। जी जी, कोटि कोटि प्रणाम सदन को। और आज का बहुत मन छू लेने वाली बातें थी। मैंने एक छोटे सा एक मेरे माइंड में आया है किसानों के उसमें कि अपन ऐसी चीजें जैसे बाजार में जाते हैं और बाजार में जाने के बाद एक ना एक चीज ऐसी होती है जो 100 रुपए किलो बिकती है, जैसे टमाटर हो या कोई भी चीज ऐसी हुई, लेकिन अपना जो प्रोडक्शन निकलता है तो वो 10 से 20 रुपए किलो बिकता है। जैसे मैं कोई भी सब्जी निकालता हूँ तो मेरा 10-20 रुपए बिकता है, लेकिन कोई स्पेशलिस्ट किसान होते हैं जिनकी किसी चीज में बहुत अनुभव होता है तो उसका 100 रुपए किलो बिकता है। और वो टमाटर या वो जो सब्जी है वो अपन अपने घर में लाके खाते हैं, किसान होते हुए भी उस महंगी सब्जी को अपन लाते हैं। तो वो जो महंगी बिकती है सब्जी,
100 रुपए किलो की, वो अपने खेतों में उगना चाहिए। वो कैसे उगे, कैसे है, इस पे जरूर आप बरसाव करिएगा। जी ओम। जी ओम, धन्यवाद शरद भैया जी। और जब तक आप आपका चेहरा हंसता हुआ सदन में नहीं दिखेगा तब तक सुनापन रहता है। और आगे भी कोई अपनी बात रखना जी चाहते जी हो तो सादर आमंत्रित है। जी दिनेश भैया जी। हाँ जी 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 मैं दिनेश सिमल हूँ। और सबसे पहले तो हमारे राहुल जी भाई साहब को बहुत बहुत बधाई कि आपने विपरीत परिस्थितियों में जो कदम बढ़ाया, ऐसे हर कोई विचार नहीं कर सकता। और जब आप बीती को आपने एक ऐसे प्रतीक चिन्ह के रूप में, एक सिंबल के रूप में आगे बढ़ाया कि अब इससे आगे ज्यादा नहीं। तो ये संभवतः आपका जो ये प्रथम कदम ही समझेंगे, ये तो एक कदम है आपका, क्योंकि बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़े समूह को का नेतृत्व आपने करना है। और आपके सभी साथियों को भी बधाई साथ में, क्योंकि आप छिंदवाड़ा से हैं और वहाँ पे बहुत सारे समूह हैं पीजीएस के, तो उनका भी आपको नेतृत्व करना है। ये हमें एक आशा की किरण वहाँ पे है कि हमारा जो छिंदवाड़ा का ग्रुप है वो आपके नेतृत्व में आगे बढ़े और सभी किसान आप जैसे बने, क्योंकि बहुत सारे लोग नेतृत्व की आवश्यकता को समझते हैं और हमें ऐसे नेतृत्व सामने से मिलते रहे तो ये इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। और ये समय जो लगभग इस सदी का समय है, नेतृत्व क्षमता को कई लोग आजमा रहे हैं, कई लोग आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे आप हमारे किसान के नेतृत्व हमारे राहुल जी से हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और इस तरह से हमारे बहुत किसान प्रेरित होंगे। और आदरणीय सभी सदस्यों ने अपनी बात कही है, तो इसी बात के साथ कि हम आगे बढ़ेंगे और आपके संगठन जो आपका पीजीएस ग्रुप है और जो आपके जो किसान संघ है, सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ओम। ओम। मैं भी अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो राहुल भाई को बधाई देता हूँ। बधाई देने के साथ साथ अपने आप को बधाई देता हूँ कि राहुल भाई हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हम भी उस इनाम के हकदार हुए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे शरद भैया ने अभी बात बोला कि एक स्पेसिफिक सब्जी या कोई चीज हम उत्पन्न करें जो कि मार्केट में ज्यादा रेट होता है तो हमको मिलती है, उसके ऊपर मैंने मना नहीं किया कि यदि हम बहुत सी चीजें एक साथ करते हैं तो हमें कोई बहुत विशेष बात नहीं होती, हमें कुछ दो तीन चीजों के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, उन पर ही काम करना चाहिए। जैसे हम पत्ता गोभी और इस तरह से फसल पर काम करते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार तो हमको बहुत अच्छा फायदा हो जाता है और कई बार बहुत कम होता है। तो हमको बहुत ज्यादा चीजों पर विश्वास नहीं करके दो तीन चीजें परफेक्ट हम चुन लें कि हमारे यहाँ क्या अच्छा होगा हमारे वातावरण में और हमारा किस चीज का मार्केट है। 10-12 चीजों की लिस्ट बनाए, उसमें दो तीन चीजों को चुन लें हम, ऐसा मेरा विचार है। दूसरी बात, अभी थोड़ा लेट हो गया हूँ, कीटनाशक की जो बात चल रही थी ना, उसमें मेरा एक अपना अनुभव था, वो भी शेयर करना चाह रहा था मैं कि अपन 10 पत्ती काढ़ा वगैरह जो बनाते हैं, यदि हम उस कीटनाशक को एंजाइम के रूप में उपयोग करते हैं तो उसको हम 1 साल तक उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा वो जल्दी खराब हो जाता है। एंजाइम के रूप में उपयोग करने के लिए हमको 10-30 का रेशियो लेना पड़ता है। 1 भाग गुड़, 3 भाग जो भी हम जिस पत्तियां और 10 भाग पानी। इसको हम फिर 1 महीने तक रख देते हैं और रखने के बाद ढक कर रखने के बाद उसका जब उपयोग करते हैं तो उसको हम छान के 6-8 महीने तक भी उपयोग करते हैं, खराब नहीं होता। इतना कहकर धन्यवाद, सदन को प्रणाम। जी और राहुल सर से मैं धन्यवाद। इस पे अपनी और भी प्रतिक्रिया कोई जानना चाह रहा अपनी हूँ। राहुल सर से इस पे अपनी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूँ, खासतौर से एंजाइम के ऊपर। जी 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 भाई साहब, अ, जैसे कि एंजाइम के ऊपर प्रतिक्रिया वो तो करके देखने का विषय है, क्योंकि
कोई भी चीज, जहां तक मेरा मत है कि समय के साथ फर्मेंटेड होती है, उसमें विघटन की प्रक्रिया चालू होती है, चाहे वो, क्योंकि एंजाइम है या जो भी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, वो एक समय के बाद खत्म होते हैं, उसमें वो विघटन शुरू हो जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि जो भी हम बना रहे हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, उस चीज को हम बहुत एक्सपायरी डेट तक ना ले जाए, उसको तुरंत बना के यूज कर ले, और फिर जब जरूरत हो तब उसको बनाते चले जाए। ये एक छोटा सा प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं भी हमेशा सारी चीजें बनी नहीं रहती है, जो बनी हुई है उसको बॉटल में भर के रख लिया हूँ, क्योंकि दिखाने के लिए रहता, जरूरी होता है कि क्या क्या बनता है, लेकिन वो जो बॉटल में रखा हुआ है वो एक्सपायर्ड हो चुका है, वो कोई काम नहीं आने वाला है, और वो खराब हो चुका चीज है। आपको जैविक चीज करना है, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना है, तो वो आपको तुरंत बनाना होगा, उसकी जो प्रक्रिया है उसके साथ रहना होगा, नहीं तो वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जो हम चाह रहे हैं, और जिससे हम लोग फिर आगे चल के डिप्रेशन में स्वयं ही आएंगे कि हम तो भैया कर रहे हैं जैविक, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान देना जरूरी है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाए वो उसी सीमा रेखा के अंदर रहते हुए काम उपयोग में लाना जरूरी है। और जहां तक दिनेश सर से बात हो रही थी, वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे नेतृत्व हो, तो आपका मार्गदर्शन की जरूरत रहेगी। जिस भी प्रकार से आप चाहते हैं, पतंजलि दिव्य योग फार्म ट्रस्ट चाहता है, और उसमें बैठ के मंथन किया जाएगा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को, किसानों को किस प्रकार से जोड़े और उन तक अच्छी चीजें पहुंचाए, और उनके प्रोडक्ट का, उनके चीजों का लाभकारी मूल्य उन तक पहुंचा पाए, क्योंकि लाभकारी मूल्य तक अभी हम पहुंचे ही नहीं है। किसानों की लागत के बाद उनकी मेहनत है, परिश्रम है, एक अच्छा खासा मूल्य मिलना चाहिए। आज गेहूं 19 रुपए 20 रुपए बिक रहा है, जो कि 50 रुपए और 60 रुपए बिकेगा, तभी किसान को फायदा हो सकता है। तो इन सब बातों पे भी हम लोग चर्चा करें, और किस प्रकार से इसको आगे ले जाएंगे, इस पे हम आगे बैठ के बात करेंगे। जी धन्यवाद। ओम। आदरणीय राहुल जी से निवेदन करूंगा कि वो नंबर अपना शेयर कर दें, तो हम लोग जो है उसको नोट करें। जी भाई साहब, मैं नंबर सदन में लिख के दिया हूँ, और मैं बोल के भी बता देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9405975067। पुनः एक बार लिखिएगा, 9405975067, 9405975067। जी भाई साहब। जी ओम। नमस्कार। राहुल सर से एक मेरा भी छोटा सा क्वेश्चन था। ये सदन के माध्यम से मैं पहले अपने प्लांटों में जो नीम ऑयल होता था 1000 ppm का, तो डायरेक्ट स्प्रे करता था। लेकिन एक सदन, इसी सदन में किसी वैद्य जी ने बहुत अच्छी चीज सिखाई थी कि जड़ के थ्रू अगर आप कोई ऑयल डालते हो तो प्लांट की पत्ती तक जाता है। और मैंने मानेंगे सर आप, ये बिल्कुल सही है कि अपन मतलब कई सालों से हम पत्तियों पे डाल रहे थे, लेकिन उतना असर नहीं होता। जो जड़ों में हमने जब डाला तो बाकी देखा कि वो ऊपर की पत्ती तक आ जाता है। अरे हमने कहा बताओ, इसी सदन से सीखा सर ये मैं। मतलब आप इस सदन से क्या क्या चीजें मिलती हैं वो कह नहीं सकते। और आप जैसे मतलब हर चीज में स्पेशलिस्ट, हर कुछ ना कुछ ऐसा विशिष्ट मिल जाता है सदन से। तो जब से समझ आया है कि तेल पत्ती में डालने की अपेक्षा जड़ों में ज्यादा हम अगर यूज करते हैं तो वो ज्यादा फायदा। इसमें सर थोड़ा सा बताइए। भाई साहब, एक दो फॉर्मूले मैं और बताता हूँ, उसका भी प्रयोग जरूर करिएगा, करके देखिएगा। इसमें आप, जब अपन व्हाइट रूट फार्मिंग करना होता है, जब पौधे छोटे होते हैं, हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आप चावल को उबाल लीजिएगा, और चावल जो उबलता है उसका जो माड़ निकलता है, उसका जो ऊपर का पानी होता है, उसको ठंडा करिए, और उसको आप ड्रेंचिंग करिए पौधों के जड़ों में। तो ये जो पौधों के जड़ों में ड्रेंचिंग करेंगे, आपके व्हाइट रूट फार्मिंग इतनी अच्छी होगी कि कोई बाहर का केमिकल प्रोडक्ट उतनी अच्छी व्हाइट रूट फार्मिंग नहीं कर सकता है। बहुत अच्छा। दूसरा एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ, ये है घी का प्रयोग।
हम अच्छा, लोगों की घी। घी घी कोशिश करिए कि देसी गाय का घी मिले, क्योंकि देसी जी। गाय घी को बनाने का बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है। पहले दूध होता जी। है, दूध के बाद मलाई, मक्खन, मथनी, मक्खन के बाद फिर तपा के घी। तो ये एक बहुत बड़ी जी। प्रोसेस के बाद घी बनता है, तो उसमें एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। तो ये जो घी है, आप प्रयोग करके देखिएगा। शुरुआत में अगर आपके यहाँ पे कोई फलदार वृक्ष है, जैसे केले जी। का वृक्ष होगा, तो उसमें जो केले का फन आता है, केले का फूल निकलता है, अमरूद तो आप अमरूद और एक घी आम के का बगीचे हैं सर, आम के बगीचे, अमरूद। जी जी जी, मैं वो चीज आपको बता देता हूँ। तो आप जी। घी की उंगली से एक बूंद लेके उसके जहां से फल निकला है वहां लगा दीजिए। अब अमरूद और जी। आम के बगीचे हैं, तो आप घी को जो स्प्रे की अपनी रहती है टंकी, जी। उसको आप 50 ml घी पानी में घोल लीजिए। घुलता जी। नहीं है, लेकिन वो वैसा मिश्रित जरूर हो जाएगा। हाँ, और वो फैट 15 करना है। लीटर पानी जी सेट करना है और उसको स्प्रे कर दीजिए। जी। आप जी। जी। रिजल्ट मानिए, मेरी बात को एक दो प्रयोग करके देखिएगा। दूसरे जगह से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट रहेगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी, पैदावार अच्छी रहेगी, क्योंकि घी बनाने में जो प्रोसेस इतना लंबा चलता है, तो घी के अंदर जो ऊर्जा है और हमारी जो गौ माता की शक्ति है, वो हमारे फलों में और पौधों में। अगर फूल है, आपके घर में गमले होंगे, घर में छोटे छोटे पुष्प लगते हैं, तो जो कली उगती है, कली के पास में आप घी का एक बूंद लगा दीजिए। वो फूल इतना जी। शानदार उगेगा और उसकी अलग ही क्वालिटी रहेगी। तो ये 2-3 वाह। प्रयोग करके देखिएगा। जी सर, जी सर, जी सर। जी सर। जी, ओ, धन्यवाद शरद भैया जी और राहुल भैया जी। और भी कोई? तो समय तो अभी 8:14 हो गए हैं, तो आगे की कार्रवाई कल करेंगे। और अभी हम समापन की ओर चलते हैं। तो आदरणीय नीलकंठ साबड़े भैया जी, आप आए और सबका आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। आदरणीय नीलकंठ साबड़े भैया जी। धन्यवाद रंजना बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे आज के योग शिक्षक श्री अरुण जी आदरणीय, और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री राहुल कुमार ओसली जी, ये तो हमारे साथ जुड़े भी हैं और अभी भी जुड़े रहेंगे। ऐसे भी आज जो चौधरी साहब मेर सिंह जी चौधरी भी, हम आगे ऐसे अनेक अलग प्रकार के जो किसान जैविक में काम कर रहे हैं, इनकी एक टीम अपने साथ तो है। तो आगे भी इस योगाहार कार्यक्रम में और भी किसानों को जुड़ाएंगे। और उनका पूरी सदन ने जो अभिनंदन उनको किया है, तो सभी इस आगे बढ़ने के लिए ये प्रेरणा भी दी है। और हमको सभी किसानों को जो भी मार्गदर्शन मिल रहा है और आगे भी मिलेगा इनसे, तो हम आशा करते हैं कि आगे ऐसे भी जुड़कर पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से हमें मार्गदर्शन मिले। और आगे हम आज जो जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी पतंजलि किसान सेवा राज्य प्रभारी मध्य प्रदेश जी, हाँ, ओम ओम। तो सदन हम के आपको राहुल भैया को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं पूरे पतंजलि परिवार की ओर से और किसान भाइयों की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से। और यहाँ हम बैठक कर रहे हैं, इटारसी में भी बैठे हैं हम सब लोग उस कार्यक्रम को लेकर के। तो आज परमादरणीय पवन सर जी से निवेदन है कि आज हैंडबिल जो हमें बताना है, जो गरवा में हमारे यहाँ के लोकल के भाई बहन आ रहे हैं योग शिविर में आने के लिए, तो हैंडबिल आज फिक्स करने का कष्ट करें, ताकि आज हम हैंडबिल छपवा सकें। और सदन को प्रणाम, बस ऐसा कर रहे हैं, लगातार बैठे आप लोगों ने क्लास का संचालन कर हो। जी, हमारे जो हर दिन इस योगाहार कार्यक्रम में निरंतर संचालन करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, जो कि इटारसी के 9 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में लगे हैं। तो उसकी तैयारी करने के लिए पूरी रात दिन सेवा कर रहे हैं। पूरी मध्य प्रदेश नर्मदापुरम की टीम के साथ जुड़े हैं। ऐसे हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, आदरणीय
रंजना बहन जी, आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय अजित कुमार सिन्हा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बने सिंह भागवत जी, आदरणीय डी शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर जी, आदरणीय इंजीनियर टूलीचंद जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप उनियाल जी, आदरणीय कुमार बब्बन सिंह जी, आदरणीय मेर सिंह चौधरी जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय पवन कुमार सर जी, आदरणीय पवन मिश्रा जी, आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी, आदरणीय रघुवीर रावत जी, आदरणीय राघवेंद्र पटेल जी, आदरणीय राहुल कुमार वसूली जी, आदरणीय रजत चौधरी जी, आदरणीय राजेंद्र राय जी, आदरणीय रमेश चंद नेहरा जी, आदरणीय शरद चंद वर्मा जी, आदरणीय सुजाता मैत्रेय जी, आदरणीय विनोद भट्ट सर जी, आदरणीय योगहार यारसी से जुड़े और आदरणीय मधुसूदन चौहान जी, और जो लेफ्ट हो चुके हैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज इसी प्रकार का मार्गदर्शन हर दिन मिलते रहे, इसी अपेक्षा के साथ आज का योगाहार का समापन करते हुए आज का दिन सबके लिए शुभ मंगल हो, ये ईश्वर से प्रार्थना करके कल सुबह नई ऊर्जा के साथ, नया